आँख तुम्हारी ठीक हो गई? दूसरे को नहीं पकड़ा है किसी को? चलिए, गुड मॉर्निंग बेटा सभी लोगों को। क्लास शुरू किया जाए आज। अब पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था बेटा, थोड़ा याद दिलाइए। ज्वारीय भित्ति, तो सब कुछ क्लियर हुआ? ज्वार क्यों आते हैं, भाटा क्यों आता है, सूर्य की तुलना में चंद्रमा का नियंत्रण क्यों ज्यादा होता है, जबकि होना किसका चाहिए था, सूर्य का होना। सब क्लियर हो गया मुझे लगता है। और मैंने ये प्रयास किया कि उसमें कोई भी महत्वपूर्ण चीज छूटने ना पाए। मुझे लगता है परीक्षा में अगर पूछे माइक्रो मून किसे कहते हैं तो भी बता सकते हैं। बोले बेटा, सुपर मून किसे कहते हैं वो भी बता सकते हैं। पेरीजी क्या है वो भी क्लियर हुआ। अपोजी क्या है, पेरिजियन टाइड क्या है, अपोजियन टाइड क्या है, पूछेगा। तो मैंने बोला था कि जब पेरीजी में पूर्णिमा होती है बेटा, तो चंद्रमा थोड़ा बड़ा दिखता है ना। और कहा जाता है 14% बिगर दिखता है और 30% ब्राइटर दिखता है, चमकीला दिखता है। और डेफिनेटली उस समय वो करीब आ चुका होता है तो उसका ग्रेविटेशन थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। तो उसमें जो ज्वार आते हैं वो दीर्घ से भी थोड़ा ज़्यादा दीर्घ होते हैं। जब चर्चा हुई है, आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बेटा शुरुआत करते हैं। बेसिक्स आज बात करेंगे, फिर धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे ओशियन करंट। बहुत ढेर सारे मित्रों को ये भ्रम होता है कि समुद्री धाराओं का नाम याद कर लेंगे तो कुछ कर लेंगे। ठीक है, समुद्री धारा का नाम तो याद करना ही पड़ेगा। कौन गर्म है कौन ठंडी है दिमाग में रखना ही पड़ेगा। लेकिन उसके पीछे बहुत ढेर सारे कारण, उनके आर्थिक हैं, भौगोलिक कारक हैं, सब समझना पड़ेगा। आखिरकार अभी हम शुरुआत कर रहे हैं बेटा, आखिरकार वो कौन सा कारण है कि जहां मरुस्थल है वहां ठंडी धारा है? इसके भौगोलिक कारक हैं। मैंने कहा था कि क्या कारण है, इधर बारिश नहीं होती इधर बारिश होती है। अक्षांश तो एक ही है ना भैया। तो मुझे लगता है इस सिविल की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हम लोगों को इस डायरेक्शन की ओर जाना होगा, ना कि पेरू की धारा कहाँ है और हमबोल्ट की धारा कहाँ है, कैनेडी की धारा कहाँ है। तो एग्जामिनर भी ढंग से समझता है कि आपको कैसे ठीक किया जाए। तो बहरहाल इस पे बेटा हम लोग थोड़ा बात करेंगे। लेकिन सागर का जल जो एक स्थान से दूसरे स्थान चलता है, गतिशील होता है, उसको हम एक ही नाम से नहीं जानते, उसको हम तीन नाम से जानते हैं। एक मोटा मोटा तुम लोग बोलते हैं कि ओशियन करंट, या हम लोग कहते हैं समुद्री धारा, है ना बेटा, या धारा कह देते हैं। लेकिन परेशानी यह है कि इनके तीन नाम हैं। एक को हम लोग कहते हैं प्रवाह, डिफ्ट, एक को कहते हैं करंट, और एक को कहते हैं स्ट्रीम। मोटा मोटा ओशन करंट कहते हैं। तो मुझे लगता है कुछ अंतर बताएंगे इन तीनों में, क्या अंतर है ये सब बेटा समझना होगा। तो बारी बारी से हम लोग शुरुआत करते हैं, है ना। तो हेडिंग बना लीजिए, समुद्री धारा या ओशियन करंट। इनका आर्थिक प्रभाव भी है बेटा बहुत जबरदस्त। ठीक है, क्योंकि हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं तो थोड़ा भूगोल के ही नजरिए में रहेंगे। समुद्री धाराओं का आर्थिक प्रभाव भी है, समुद्री धाराओं का भौगोलिक प्रभाव भी है। ये सब कैसे कैसे इम्पैक्ट होता है बेटा, इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। और समुद्री धारा वगैरह कैसे है कहाँ है वो हम स्केच आपको देंगे अपना बनाया हुआ। किताब में मैप में दिया होगा उसको पढ़िएगा। हमने अपने हाथ से बनाया है, वो हम देंगे, आपका काम चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। आ जाओ इधर बेटा, कहाँ है वहां बैठो, बैठ जाओ आके। अच्छा एक चीज बताइए,
जैसे समुद्री धारा जब एक स्थान से दूसरे स्थान बहती होगी या पानी बहता होगा सागर का, तो हम कुछ जानने की कोशिश करते होंगे कि पानी कितना बह रहा है, किस अमाउंट में पानी बह रहा है। तो कुछ होगा हम लोग के पास नापने उपने का तरीका? बोल नहीं रहे। बाल्टी उल्टी लेके नाप लेते होंगे कै बाल्टी बह रहा है। हाँ, इसकी कोई इकाई है? यानी समुद्री धाराओं में जो जल प्रवाहित हो रहा है उस जल के मात्रा को नापने के लिए कोई यूनिट विकसित किया होगा? कैसे पता लगाते हैं? नदियों के पानी के लिए तो हम लोगों के पास एक इकाई है जिसको कहते हैं क्यूसेक। क्यूसेक से सागर होकर का काम नहीं चलता। बड़ी अपार जल राशि एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करती है। तो समुद्री, पहले छोटी छोटी चीजों को क्लियर कर लेते हैं, फिर आते हैं गंभीर अवधारणाओं पे। तो समुद्री धाराओं की इकाई है बेटा स्वेयर ड्रप। मुझे लगता है कुछ हमारे मित्र तो जिंदगी में पहली बार सुन रहे हैं। स्वेयर ड्रप एक यूनिट है, इकाई है। ये समुद्री धाराओं के जल के प्रवाह की इकाई है। जानते हो क्यों? क्योंकि नदियों के साथ इसको प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत बड़ा परिमाण है, इसका मैग्नीट्यूड है 10 लाख घन लीटर। मुझे लगता है आप समझ रहे हैं, या इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 10 लाख घन मीटर। घन मीटर का मतलब समझ रहे हो? 10 लाख लंबा, 10 लाख चौड़ा, 10 लाख मीटर। क्लियर है? तो 10 लाख मीटर अगर हम कहें तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना बड़ा एरिया होगा, वॉल्यूम कितना होगा। इतना पानी यदि प्रति सेकंड प्रभावित हो रहा है, एक सेकंड में इतना पानी अगर बह रहा है, इसको 1 स्क्वायर ड्रॉप कहा जाता है। पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं? एक अकेली समुद्री धारा है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। 30 से 150 स्क्वायर ड्रॉप पानी बहता है इसमें। पूरी धरती की जितनी नदियां हैं सबको मिला लें तो उनका प्रवाह 1 स्क्वायर ड्रॉप है, इस पूरी धरती पे जितनी नदियां हैं। और अकेले गल्फ स्ट्रीम में जो पानी बहता है वो 30 से 150 स्क्वायर ड्रॉप पर सेकंड की स्पीड से बहता है। तो थोड़ा सा लिख लो बेटा, तो आपके काम आएगा। यहीं से शुरुआत करें। समुद्री जल के प्रवाह की इकाई बोर्ड पे लिखा है, देख के लिखिए। स्क्वायर ड्रॉप है। कितना बेटा? स्क्वायर ड्रॉप है। तो स्क्वायर ड्रॉप किसकी इकाई है भैया जी? तो ये आज तक तो बड़ा समुद्री धारा वाला पढ़ा होगा, कैसे छूट गया ये? हम आविष्कार किए हैं इसका, है ना? क्योंकि इस इकाई का आविष्कारक मैं खुद हूं, ऐसा तो है नहीं। तो आपकी नजर क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि आपका चश्मा ठीक ठाक पावर का नहीं है। आप उस दृष्टिकोण से देखते ही नहीं किसी चीज को। दृष्टिकोण बदलिए बेटा, कंपटीशन इजी है, मुश्किल नहीं है। दृष्टिकोण की परेशानी है। तो स्क्वायर ड्रॉप कल को पूछेगा किसकी इकाई है, तो बता सकते हैं समुद्री जल के प्रवाह की इकाई है स्क्वायर ड्रॉप। अब जाहिर सी बात है कि अगर स्क्वायर ड्रॉप इकाई है तो 1 स्क्वायर ड्रॉप माने तो समझना पड़ेगा। देखिए, 1 स्क्वायर ड्रॉप बराबर 10 लाख घन मीटर पर सेकेंड। समझ पा रहे हैं? जैसे हम कहें कि 1 घन मीटर, इसका क्या मतलब हुआ? 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, इसको बोलते हैं 1 घन मीटर। और ये कितना है बेटा? 10 लाख घन मीटर। क्या? प्रति सेकंड। लिख लें,
10 लाख घन मीटर प्रति सेकंड जल के प्रवाह को एक स्क्वायर ड्रॉप कहते हैं। समुद्री धाराओं में जल के प्रवाह को समुद्री धाराओं के जल के प्रवाह को हम इसी इकाई से मापते हैं। इसी इकाई से क्या करते हैं बेटा? मापते हैं। लिखें, संपूर्ण पृथ्वी के नदियों के जल का प्रवाह संपूर्ण पृथ्वी के नदियों के जल का प्रवाह कितना है बेटा? एक स्क्वायर ड्रॉप है, 1 स्क्वायर ड्रॉप है। क्लियर है बेटा? अब समुद्र वाला नहीं आइडिया है तो एक का आइडिया दें, थोड़ा डर और लगे आपको। हाँ लिखें, दूसरा पॉइंट, अकेले गल्फ स्ट्रीम में एक समुद्री धारा है बेटा, गल्फ स्ट्रीम, जैसे बहुत समुद्री धारा है। अकेले गल्फ स्ट्रीम में 150 स्क्वायर ड्रॉप का प्रवाह देखा गया है। 150 स्क्वायर ड्रॉप का प्रवाह देखा गया है। 150 माने 150 आम भाषा में। तो सोच लो बेटा, संपूर्ण धरती पे नदियों का पानी 1 सेकंड जितना बहता है, उसका 150 गुना पानी अकेले गल्फ स्ट्रीम में बहता है। तो कितनी विशाल मात्रा में जलराशि सागर में इधर से उधर मूव कर रही है, इसकी तो कल्पना आप कर ही सकते हैं। क्लियर है? लिख लें। हाँ लिखें, सामान्य रूप से समुद्री धाराओं में जल का पैरा चेंज करके बेटा, नोट्स नहीं है। सामान्य रूप से समुद्री धाराओं के जल का प्रवाह 2 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा देखा जाता है। कितना बेटा? 2 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा देखा जाता है। लिखें, समुद्री जल के गतिशीलता को हम 3 नामों से जानते हैं। समुद्री जल की गतिशीलता या समुद्री प्रवाह को, धारा को हम कितने बेटा? 3 नामों से जानते हैं। ठीक है? तो पहले को हम लोग नाम देते हैं क्या बेटा? प्रवाह, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट। प्रवाह या क्या कहते हैं बेटा? ड्रिफ्ट। तो परिभाषित कर लिया जाए थोड़ा, किसको ड्रिफ्ट कहते हैं। मैंने बोला था, अभी ध्यान से सुन लो बेटा। धारा तो एक बड़ा सा शब्द है जिसका हम लोग प्रयोग करके काम चला लेते हैं, लेकिन इसको 3 नामों से संबोधित किया जाता है। एक का नाम है, बोले बेटा, ड्रिफ्ट, और एक का नाम है करंट, समुद्री धारा, और एक का नाम है ओशियन स्ट्रीम। स्ट्रीम की हिंदी भी स्ट्रीम ही होती है,
लेकिन कुछ लोग बड़े प्यार से हिंदी के पीछे पड़े रहते हैं, तो इसको महाधारा कहा जा सकता है। क्लियर है बेटा? अब तीनों का क्या डिफरेंस है, पहले बेसिक चीजों पे क्लियर करिए। इसको क्या कहते हैं बेटा? समुद्री प्रवाह या ओशियन ड्रिफ्ट कहते हैं। ये क्या होता है, थोड़ा डिफाइन करिए, और जैसे डिफाइन करोगे खुद ही क्लियर हो जाएगा, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लिखें, सागर के सतह का जल सागर के सतह का जल अस्थायी पवनों के प्रभाव से, सागर का जल किससे बेटा? अस्थायी पवनों के प्रभाव से जब एक निश्चित दिशा में गतिशील हो जाता है तो एक निश्चित दिशा में क्या बेटा गतिशील हो जाता है तो इसे प्रवाह कहते हैं, इसे ड्रिफ्ट कहते हैं। क्लियर है बेटा? परिभाषित करना है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ सागर के सतह का, सरफेस का वाटर, जाहिर सी बात है अस्थाई पवन अगर धरती पे चलते होंगे तो अस्थाई पवन सागर में भी चलते होंगे। बोल नहीं रहो बेटा। पूर्वा अगर स्थल पे चलती है तो पूर्वा सागर पे भी चलती होगी। वाणिज्य पवन, ट्रेड विंड अगर स्थलों पे प्रभाव रखती है तो सागर पे भी रखती है। तो चूंकि ये पवन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलती रहती है हमेशा, रातों दिन। पछुआ पवन है, वो भी एक निश्चित दिशा में लगातार चल रही है, चाहे वो स्थल पे चले चाहे वो सागर पे चले। तो ये देखा जाता है कि जब सागर के तल पे कोई पवन निरंतर लगातार एक ही दिशा में चल रही हो तो हवा और पानी के बीच में होता है फ्रिक्शन, घर्षण। ये पूरा पानी तो नहीं, लेकिन सरफेस की सतह के पानी को खींच के अपनी दिशा में लेके जाने की कोशिश करता है, और इस कोशिश में सफल भी हो जाता है। यानी सरफेस का पानी, खाली सतह का पानी हवाओं के प्रभाव से एक निश्चित दिशा में गतिशील होने लगता है। इसको भूगोल में बोला जाता है क्या बेटा? प्रवाह। और इसके पीछे कोई अन्य कारण नहीं है, इसके पीछे सागर के तल पे चलने वाले अस्थायी पवन। थोड़ा रुको, रुकिए, क्या वहां से नहीं समझ में आएगा, यहां देखिए, एक डायग्राम से जरा समझने की कोशिश कीजिए। अस्थायी पवन बेटा बड़ा कारगर होते हैं सागर पे, ये बड़ा गेम खेलते हैं, तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे ये पूरी धरती है और ये विषुवत रेखा है ना बेटा? यहाँ पे कौन सी पवन चल रही है? ध्रुवी पवन। हाँ, अच्छा, पवन नहीं पढ़ा है अभी? है? पढ़े हैं, काहे के लिए पढ़ा? जब पता ही नहीं है तो पढ़े क्यों? ड्रामा मत करिए, नहीं तो पढ़ाने के कई तरीके आते हैं मुझे, तो उसमें से एक आध तरीका प्रयोग कर लेंगे तो स्थिति गंभीर हो जाएगी आपकी। अगर तबीयत से पढ़ाया जा रहा है तो नौटंकी ना करें, है ना? रिस्पॉन्स करिए। इस पवन को क्या कहते हैं जी बेटा? ना बेटा, काम करिए प्लीज, मेहनत करिए। आप बता पाओगे ये बेटा? हाँ बिल्कुल पूर्वापन, इसमें कौन सी घबराने की जरूरत। और एक आखिरी चेतावनी दे रहे हैं बेटा, अगर रिस्पॉन्स नहीं किया तो प्लान भी लगा देंगे, 7 जन्म में आपको पता नहीं चलेगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आपकी हैसियत ही नहीं है पता लगाने की, और सब पढ़ा के खत्म कर देंगे। अगर नौटंकी करने आए हो तो ठेका अकेले हम ही थोड़ी लिए है, आप ठेका लीजिए अपना भविष्य बनाने का। इस बारिश में, मौसम में सुबह उठ के भीगते भागते आ रहे हो इंस्टीट्यूट में,
तो काहे के लिए आ रहा है भैया? एक ने कहा कि इसलिए आ रहे हैं कि पैसा वसूल ले। हाँ तो वसूल लो पैसा। अरे ये बड़ी विचित्र विडंबना है बेटा, प्लीज काम करो, कोई मतलब नहीं बनेगा। हाँ बिल्कुल सही बताया, तुम बोलो। हाँ आपको पता चली गया, आप तो बोल ही दोगे। पूर्वा। हाँ पूर्वा कौन कहते हैं, वाणिज्य कौन कहते हैं? दिशा देखो इसकी, मैप में चलिए। ये किधर से इधर चलती है बेटा? पूरब से पश्चिम की ओर जाती है। देखो पूर्वा नाम है तो डेफिनेटली पूरब से पश्चिम की ओर जाती होगी। यह क्या गुल खिलाती है आपको पता नहीं है। ये क्या करती है, और देख लो सारा मूवमेंट इक्वेटोर की तरफ हो रहा है, विषुवत रेखा के इर्द गिर्द हो रहा है। ये करती क्या है, पूरब और पश्चिम के बीच में सागर के तल में भयानक डिफरेंस करती है। प्रशांत महासागर के पूर्वी और प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट के बीच में 150 मीटर का डिफरेंस कर देती है पानी का। 150 मीटर का, 1-2 मीटर नहीं। और इसकी सारी करामात इसी की है। इधर का सारा पानी खींच खींच के किधर लेके आएगी? पश्चिम की ओर। देखो पूरब से पानी खींच के ले आएगी किधर? पश्चिम की ओर। और हर सागर में गड़बड़ करती है। प्रशांत महासागर चूंकि बड़ा महासागर है, यहाँ पूर्वी तट और पश्चिमी तट के बीच में पानी का जो लेवल होता है, सी लेवल होता है, वो 150 मीटर के डिफरेंस पे होता है। ऐसे होता है पानी। पानी को ऐसे रोक नहीं पाएंगे आप। जैसे ग्लास में पानी है ना, इसको हम टेढ़ा करेंगे फिर अपने लेवल को मैनेज कर लेगा, वो टेढ़ा रोकेगा नहीं। लेकिन ये हवाएं क्या करती है कि एकदम लेवल को ऐसे किए रहती है, हमेशा उधर के पानी को खींच के इधर लाती रहती है। और इधर 150 मीटर ऊपर और उधर 150 मीटर नीचे। पानी ऐसी दशा में रुकता उकता नहीं है, वो हमेशा लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करता है, और ये हमेशा लेवल को बिगाड़ देती है। वो लेवल को मेंटेन करेगा, ये लेवल को बिगाड़ती रहेंगी। अब ये धमा चौकड़ी मची रहती है, सुकून किसी को नहीं है। क्योंकि कोई अगर इसमें शांति बरते तो शायद सुकून हो जाए, लेकिन ये हमेशा खेल बिगाड़ती रहती है। और पानी है कि वो बेचारा हमेशा अपने लेवल को मेंटेन करने के लिए भाग दौड़ करता रहता है। ये किसकी करामात है? ये अस्थाई पौनों की करामात है। और अस्थाई पौनों को हल्के मत लीजिएगा, ये बड़ी तबाही मचाते हैं समुद्रों पे। तो क्लियर है बेटा? किसी प्रवाह का नाम याद है भूगोल में? ज्योग्राफी में किसी प्रवाह का नाम आपको पता है? नहीं है, सब पता होगा, पढ़ना पड़ेगा। शुरुआत करें। उदाहरण 2 ठो जरूर अभी लिख लीजिए, जब हम विस्तार से बात करेंगे तो चर्चा होगी। लिखें। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, जिसको इंग्लिश में लोग क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्थ अटलांटिक। अच्छा एक चीज बताइए, सुने सुने बुरा मत मानिएगा, इसी सब नॉलेज से इस साल एसडीएम बनने चले थे। पीसीसी परीक्षा दिया था, यही ज्ञान लेके गए थे एसडीएम बनने। ऐसे बन जाएंगे एसडीएम फोकट में? और सपने तो रहे होंगे कि इस साल तो एसडीएम से छोटा पद मंजूर नहीं है, बड़ा पसीना बहाना पड़ेगा, है ना? और बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ सपने देखिएगा। वैसे सपने देखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सपना पूरा करने की कुव्वत भी होनी चाहिए। सपना कोई भी देख लेता है, तो सपने देखिए, अच्छी बात है। उससे अच्छी बात है कि सपने को पूरा करने की कोशिश करिए। और सपनों की दुनिया में जीने लगेंगे ना बेटा, तो तबाही हो जाएगी। अपने आप को पहचानिए, अपने ज्ञान के स्तर को पहचानिए, और असेसमेंट करिए कि क्या हमारे अंदर यह क्षमता है कि हम कंपटीशन में कुछ करने उड़ने की दशा में है। अब खेल खेलोगे ना तो खेल हो जाएगा, बता रहे हैं आपको। और एक उदाहरण मैं बार बार आपको बताता हूं, शुतुरमुर्ग मत बनिए, सत्य का सामना करिए। हकीकत जो है ना, उस हकीकत को महसूस करिए। और हकीकत यह है कि समुद्री धारा के बारे में आपको एबीसीडी नहीं पता है, क ख ग घ नहीं पता है। तो आखिरकार क्यों नहीं पढ़ा?
एक ने कहा कहाँ पढ़ाए थे आप अभी? हम पढ़ा रहे हैं। जो पढ़ाया गया उसका क्या हाल है वो तो दिख ही रहा है। जो चीजें आपको पढ़ाई गई है ना बेटा, पोल खोल देंगे अभी, मुझे सब पता है। आप गायब हो गए। लेकिन ठीक है, मेरी एक ड्यूटी है, मैं तो पूरा करूंगा ही, है ना बेटा, मेरा वो काम है, मैं करूंगा। मर्जी आपकी। और फिर सपना देखिएगा 2024 में एसडीएम का, और देखिएगा क्या होता है। अगर अपना रवैया नहीं बदला आपने तो बड़ी बुरी गति होगी, बहुत ही बुरी गति होगी। खाली मैंने एक चीज महसूस किया बेटा कि खाली बच्चों के दिमाग में एक हमेशा एक खुराफात चलती रहती है कि इनको पढ़ ले, उनको पढ़ ले, फलाने को पढ़ ले, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूं, खुद से पढ़ लीजिए, सब हो जाएगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में कहीं ये चल रहा हो कि फलाने टीचर को पढ़ ले, ढिमाके टीचर को पढ़ ले, इनको पढ़ ले, उनको पढ़ ले, कुछ बना बिगाड़ लोगे, तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, करके दिखा दीजिएगा। तब तक जब तक खुद नहीं जुटेंगे, और खुद जुट जाएंगे तो मेरी जरूरत भी नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मुझे नहीं पड़ी किसी की जरूरत। तहस नहस कर दिया जो भी कंपटीशन चाहा उसे। तो ये सब बेटा समझिए, और तमाशा ना करें। मेहनत कर रहे हैं आप, मैं देख रहा हूँ, परिश्रम कर रहे हैं आप। सुबह सुबह उठ के भाग दौड़ करके आना, भीगते भागते आना, डेफिनेटली आप मेहनत कर रहे हो, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस दिशा में मेहनत करनी है बेटा, उस दिशा में नहीं हो पा रही है। उससे ज्यादा जरूरी ये करना है जो मैं पूछ रहा हूँ, है ना। चलिए उदाहरण देख लो बेटा। उत्तरी अटलांटिक, देखो हम खराब नहीं बोल रहे हैं आपको बेटा, जैसे आपको लग रहा हो कि हमारे बारे में बड़ा खराब खराब बोल रहा है। सत्य का सामना 2024 में होगा, तो सत्य आपके सामने आएगा, और दुखदाई होगा, कष्टकारी होगा। फिर सपने 25 में देखिएगा, फिर 26 में, फिर 27 में, फिर 30 में, फिर 32 में, और एक दिन विदाई समारोह घर वाले कर देंगे आपका, जाके कुछ करो धरो, बहुत हो गया पढ़ाई। इसे मत करिए बेटा, टूट के पढ़िए, भूत प्रेत बन जाइए, और कंपटीशन की औकात बता दीजिए। मैंने एक दिन आपसे बोला था, समझ नहीं आता, या तो हट जाइए, डोंट वेस्ट योर टाइम। ना अपने मूर्ख बनिए, ना घर वालों को मूर्ख बनाइए, ना अपने सपने फालतू देखिए, ना घर वालों को बेवजह का सपना दिखाइए, और बता दीजिए कि हमारे बस का कुछ नहीं है, हम कर नहीं पाएंगे। और किसी गलतफहमी में न रहें, न घर वालों को डालें। अगर ये करना है तो टूट जाइए, एकदम 100% जुट जाइए, कुर्बान कर दीजिए अपने आप को, और नहीं तो एकदम दूर हट जाइए। कुछ नुकसान नहीं होगा बेटा आपको, मैं यकीन से कह रहा हूं। कंपटीशन से एकदम दूरी बना लो, जिंदगी में कुछ न कुछ कर लोगे। और अगर ये वाला डर्रा रहा आपका, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। नौकरी का तो सपना ही छोड़ दीजिए। साल दर साल कंपटीशन भयावह से भयावह होता जा रहा है। एक एक साल 8-8, 9-9, 10-10 लाख नए प्रतिभागी शामिल हो जा रहे हैं, और उसमें कुछ तो है इफेक्टिव ना बेटा। कुछ तो बच्चे हैं ना कि जान हथेली पर लेके चल रहे हैं, मुकाबला उन्हीं से करना है आपको। और यहाँ एक रूटीन वाला काम चल रहा है कि चलो चलो कोचिंग कर लेते हैं, और चलो चलो चल के 1 घंटा बैठ के अपना मनोरंजन कर लेते हैं। तो करके देख लीजिए बेटा, ये बातें थोड़ा ध्यान से अपने दिमाग में रख लेना, और हर वर्ष परीक्षा देने के बाद ये गूंज आपको फिर से सुनाई देगी जो मैंने बोला था। हकीकत यही है। ये सब कर नहीं रहो बेटा ठीक ठाक, और मैं बता रहा हूँ ना बेटा, बड़ी तबाही हो जाएगी। अरे आपको तो ये चाहिए ना कि मैं इशारा करूं, उस इलाके को साफ कर दीजिए। और स्थिति यह है कि जिस इलाके पे मैंने मेहनत करके काम किया वही आपका साफ है, और सपने बड़े हसीन है। ये सब बेटा नहीं है, मेहनत करिए, और अगर कुछ करना है तो, अदरवाइज सब आपके सामने आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। बच्चे घर बैठ बैठ के एसडीएम आईएएस हो रहे हैं, और भैया जी दिल्ली में जा जाके झक मार के चले आ रहे हैं। तो ये सब समझने की कोशिश करिए, इसके पीछे की हकीकत क्या है। और सब ठीक बात नहीं है बेटा, तब ये से चीजें पढ़ाई जा रही। मैं बता रहा हूँ ना, 3-5 करना मुझे भी आता है, और सब पढ़ा उड़ा के मैं खत्म कर दूंगा। एक टीचर अगर मेहनत कर रहा है तो रिस्पॉन्स दिखाइए, नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा। दूसरा लिखिए,
अब ये सब आप पढ़ोगे नहीं बेटा, ये सब समझोगे नहीं। हम बता ही तो सकते हैं, और हम कर क्या सकते हैं? और तो कोई हमारे पास तरीका है नहीं कि आपके दिमाग में घुस जाए। मैं सिर्फ आपको बता ही सकता हूँ, चीजें समझा ही सकता हूँ, इसके अलावा मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और इन सब चीजों का कितना महत्व है आपको पता है कि इन्हीं सबसे जिंदगी बन रही है और इन्हीं सबसे जिंदगी बिगड़ जा रही है, और आप गंभीर हो ही नहीं रहे हो। तो है परेशानी बेटा, उसको समझिए। अगर आप अक्षांश देखें तो जिन अक्षांशों पे ब्रिटेन है, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, जरा मैप में देखिए, उन्हीं अक्षांशों पे कनाडा है। कनाडा के पोर्ट विंटर में फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क के जो पोर्ट हैं वर्ष भर नौ परिवहन के लिए खुले रहते हैं। बता देंगे क्यों? तो कखा गघा पता ही नहीं, क्यों क्या बताएंगे? उसको जानना पड़ेगा बेटा, समझना पड़ेगा, और ये पूछा जाएगा आपसे, यही पूछा जाएगा आपसे कि समान अक्षांशों पे होते हुए कनाडा के पूर्वी तट वर्ष भर बर्फ से ढके रहते हैं, स्पेशली विंटर में तो एकदम फ्रीज हो जाते हैं, जबकि उन्हीं अक्षांशों पे नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के तट वर्ष भर खुले रहते हैं, बर्फ नहीं जमने पाती। तो अब ये समुद्री धारा का सब खेल तमाशा है, और उसे समझना पड़ेगा। अगला हेडिंग बनाओ बेटा, समुद्री धारा, ओशियन करंट। महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखा, मेरे सत्य के प्रयोग, और मैं आपकी ऑटोबायोग्राफी लिखने वाला हूं, सत्य की खोज। आप सत्य की खोज में जुटे हुए हो, ज्ञान के चरम को ढूंढ रहे हो, है ना? और उम्मीद यह है कि कोई ना कोई गुरु तो मिल ही जाएगा जो ज्ञान के चरम तक पहुंचा देगा। कोई गुरु नहीं है, चरम तक आपको खुद ही पहुंचना होगा, है ना? द्रोणाचार्य बनना होगा, समझ रहे हैं? खुद से आगे बढ़ना होगा। वो मिट्टी की मूर्ति बना के सब कुछ कर लेते हैं, और यहाँ तो जीता जाता है इंसान चीख रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यही सब परेशानी है बेटा। चलिए आगे बढ़ें। समुद्र आज थोड़ा सा टॉनिक ज्यादा मिल गया, क्यों? नहीं, वेदना होती है बेटा एक टीचर के रूप में, और आप पे तरस आता है बहुत। मैंने मेरी सहानुभूति आपके साथ वो बन जाती है, क्योंकि मुझे आपका भविष्य दिखता है, बड़े सपने होंगे, बड़ी इच्छाएं होंगी, और सब दिख रहा है कि क्या होने वाला है। तो तकलीफ दे है बेटा। लड़ाई जितनी छोटी आप समझ रहे हो उतनी छोटी लड़ाई है नहीं, ये लड़ाई बहुत बड़ी है, बिग वॉर है ना? ये महाभारत का युद्ध है, छोटा मोटा युद्ध है नहीं। तो पूरी तबीयत से लड़ना पड़ेगा बेटा, या हथियार वहीं रखिए और निकल लीजिए युद्ध के मैदान से, और नहीं तो यहाँ कोई ना कोई आपको शहीद हमेशा करता रहेगा। विजेता निकलते रहेंगे और आपको शहीद करते रहेंगे, ये परेशानी होगी बेटा। लेकिन जब अपेक्षाकृत बड़े परिमाण में, जब अपेक्षाकृत बड़े परिमाण में सागर का जल एक स्थान से दूसरे स्थान, परिमाण माने मात्रा, क्वांटिटी, सागर का जल एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गतिशील होता है तो इसे समुद्री धारा कहते हैं, ओशियन करंट कहते हैं। बहुत है बेटा, बहुत है। अब कितना लिखाया जाए उतना ही कम है। क्लियर है? तो कम से कम सुना सुना ना लगे, एक दो नाम तो लिख ही लिया जाए उदाहरण में। वैसे पूरा समुद्र भरा हुआ है समुद्री धाराओं से बेटा, और इसी पे तो पूरा ताकत झोंकनी है हम लोगों को, पूरी मेहनत करनी है। लेकिन फिर भी कुछ का नाम तो है बेटा, जरूर लिख लो, सुना ना दिखे। जैसे कैनेरी की धारा, बेंगुला की धारा, पेरू की धारा, किरोशियो की धारा। अरे जो मिले लिखो, जो छूट रहा है छूटने दो, सब आएगा।
किरोशियो की धारा, आयोशियो की धारा, कमचटका की धारा, अगुलहास की धारा, फॉकलैंड की धारा, जो जो पकड़ में आए लिखो, बाकी छोड़ते जाओ। नॉर्वेजियन धारा, एनविंजर धारा, अगुलहास की धारा, ब्राजील की धारा, गिनी की धारा, कई तो छूट गया, छूटने दो। कभी कभी इसीलिए बोला ही जाता है कि छूट गया है ना। सब लिख के करोगे क्या? तो चलो, एक आज थोड़ा मन है कुछ बात और भी करने का। जब आप सेना के लिए एसएसबी देने जाएंगे, यानी आप सीडीएस या एनडीए क्वालिफाई करेंगे, तो सेना अपने इंटरव्यू के लिए बुलाती है आपको। इसको एसएसबी कहा जाता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बोला जाता है। तो विद्यार्थी जीवन बड़ा अनुभव रहा है, कई बार मैंने एसएसबी दिया। तो आज जब मैं आपको ये लिखा रहा था तो मुझे उसका एक उदाहरण याद आ रहा था। तो उसमें बहुत ढेर सारे टेस्ट होते हैं, कहने के लिए वो इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू नहीं होता है ना। वो ढेर सारे टेस्ट की एक सीरीज होती है जो होता है वहां पे आपको, और ऑलमोस्ट सबका सब रिटर्न होता है, सब लिखना पड़ता है। हाँ, 15-20 मिनट आधे घंटे का एक इंटरव्यू भी हो जाता है इसी बीच में, तो 3-4 दिन का वक्त लगता है। तो है बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया। कभी सीडीएस वीडीएस क्वालिफाई करिएगा, मन होगा तो थोड़ी मदद करेंगे। बेवजह ये सब चीज़ों पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। उसमें एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है वैट, WAT। पूरा नाम है इसका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ये एक टेस्ट होता है। तो वो उसमें होता क्या है, वो वही मुझे याद आ गया। उसमें होता यह है कि 75 वर्ड्स, 75 शब्द, इंग्लिश के वर्ड्स, एक के बाद एक आपको दिखाए जाते हैं। एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच में मुझे नहीं लगता 10-15 सेकंड से ज्यादा का समय दिया जाता है। यानी एक शब्द, आजकल तो प्रोजेक्टर से दिखाया जाता है, तो प्रोजेक्टर से वो वर्ड प्रोजेक्ट होता है बड़ा सा, ताकि आप आराम से देख लो, और 10-15 सेकंड में फिर वो गायब होता, फिर अगला। ऐसे कितने? 75। काहे दिखाए जाते हैं? आ? ना, आपको एक वाक्य बनाना होता है। यानी जो शब्द आपको दिख रहा है, कॉपी पेन रहती है आपके पास, जो शब्द आपको दिख रहा है उस शब्द से एक सेंटेंस बनाना होता है। सेंटेंस ऐसा बनाना होता है जिसमें वो शब्द आए। तो ढेर सारे बच्चों को लगता है कि जैसे वो हिंदी में पढ़ते हैं ना, वाक्य प्रयोग, कोई शब्द देते हैं उस शब्द का, तो ये वाक्य प्रयोग नहीं है, ये आपकी जन्म कुंडली है। लगता नहीं है। ये टेस्ट एक साइकोलॉजिस्ट लेता है और वो कहता है कि आप चाहे जितना फैब्रिकेट करिए, जन्म कुंडली तो आपकी बना ही देंगे। आप हो क्या भला, ये पता लगा ही लेंगे। कितनी जादू भरी बात है। वो पूरा पूरा आपको समझ लेते हैं कि आप हो क्या भला, क्या चीज हो आप। तो उसमें होता क्या है, बाद में हम लोगों को मालूम चला कि नहीं नहीं, अब आप 15 सेकंड में एक, अगर इंग्लिश थोड़ी सी आपकी बहुत अच्छी नहीं है, तो 15 सेकंड में एक वाक्य तो बनाने से रहे। और जब तक आप एक वाक्य बना रहे होते हो, तब तक एक दो गुजर चुका होता है, और बच्चा एकदम हड़बड़ाता रहता है, अरे एक तो गया, ये भी गया, अभी एक लिख ही रहे हैं तब तक मालूम चला कि 3 गुजर गया, और अब चौथा सोच रहे हैं तब तक 5-6 गुजर गया। तो अरे बड़ा हापादाफी मची रहती है कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन ये कि वो उनकी स्ट्रेटेजी होती है, वो उनकी प्लानिंग होती है कि छूटे आपका, क्योंकि छूटेगा तो घबराएंगे आप, और घबराएंगे तो जल्दी जल्दी लिखेंगे, और जल्दी जल्दी जब लिखेंगे तो एक्चुअल लिखेंगे, और सोच सोच के लिखेंगे तो फैब्रिकेट कर सकते हैं। तो उसमें बच्चा सोचता है मेरा तो 10 से छूट गया, मैं तो बाहर हो गया। ना ना, कोई एक लिखोगे आपको पकड़ लेंगे, आपको जन्म कुंडली बना लेंगे। क्लियर है? अब जैसे उदाहरण से, जैसे हमने दिया फायर, तो क्या वाक्य बनाओगे? बहुत वाक्य हो सकता है।
फायर इज वेरी डेंजरस, ये वो दुनिया भर का जो प्रथम दृष्टया दिमाग में आएगा। और जिसने लिखा फायर इज वेरी डेंजरस, उसका तो काम हो गया। आपकी साइकोलॉजी नेगेटिव है, आप नकारात्मक सोचते हैं। मुझे लगता है मनुष्यों के आविष्कार में सबसे बड़ा आविष्कार शायद आग ही है। आग और पहिया, यही तो दो आविष्कार है जो यहां तक हम पहुंचे। फायर इज वेरी यूजफुल। नहीं, ये दो वाक्यों ने आपकी सोच को बदल दिया। आप किस टाइप के हैं, जानबूझ के इसे जल्दी जल्दी बोलना है कि अगर कुछ पढ़ा होगा कभी तो याद आ ही जाएगा, नहीं पढ़ा होगा तो छूटेगा, छूटेगा तो घबराएंगे, घबराएंगे तो नजर रखेंगे, घर पे ढूंढने की कोशिश करेंगे, और आगे तो हम पढ़ाएंगे, सब एक एक डिटेल में पढ़ाएंगे। क्लियर है बेटा? तो आपका वेट टेस्ट भी हो गया लगे हाथ, है ना? चले आगे बढ़े। अगला क्या है बेटा? बस अंतर क्या है बेटा, थोड़ा सा देखिए। प्रवाह में सिर्फ ऊपर का जल, धारा में थोड़ी बड़ी मात्रा में पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धारा। अगला स्ट्रीम। दो हो गया था ना बेटा? अगला क्या है बेटा? स्ट्रीम। अब इसको हिंदी में कभी कभी महाधारा लिख तो देते हैं, लेकिन ये बड़ा कॉमन सा वर्ड नहीं है, यानी बहुत फ्रिक्वेंटली ये दिखाई नहीं देता, इसलिए स्ट्रीम को हमेशा स्ट्रीम कह देते हैं। क्यों? अरे पूरे महासागरों में सिर्फ एक ही तो स्ट्रीम है, ये दूजा कोई स्ट्रीम हो तो भी बात करें आप। सिर्फ एक ही महाधारा है सागरों में, दूसरी कोई महाधारा है ही नहीं, स्ट्रीम सिर्फ एक है, और उसका नाम है गल्फ स्ट्रीम, और कोई नहीं बेटा। लिखें। जब समुद्र की विशाल जल राशि, बड़ी मात्रा में जल राशि एक निश्चित दिशा में गतिशील हो जाती है तो एक निश्चित दिशा में क्या बेटा, गतिशील हो जाती है तो इसे महाधारा कहते हैं। स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है बेटा? एक ही स्ट्रीम तो है पूरे समुद्रों में, और नाम उसका क्या है बेटा, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है? लेकिन धरती पे प्रवाहित होने वाली सभी नदियों के जल से 150 गुना अधिक जल, धरती पर प्रवाहित होने वाली सभी नदियों के जल से 150 गुना जल अकेले गल्फ स्ट्रीम में प्रवाहित होता है। गल्फ स्ट्रीम में प्रवाहित होता है, गल्फ स्ट्रीम में बहता है। ठीक है? बोल नहीं रहे बेटा? तो कुल मिला जुला के क्या दिख रहा है बेटा, जल के परिमाण का डिफरेंस हो रहा है ना? तो एक ऊपर का जल, एक थोड़ा अधिक जल, और एक बहुत विशाल जल राशि। इन तीनों को ज्योग्राफी में तीन नाम से जानते हैं, लेकिन मोटा मोटा एक समुद्री धारा शब्द है जिसका हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन माइन्यूटली अगर आप देखोगे तो देयर इज डिफरेंस। बोले बेटा? एक को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट, एक को कहते हैं करंट, और एक को कहते हैं स्ट्रीम। और ये जो डिफरेंस है वो किस आधार पर है बेटा, जल की मात्रा के आधार पर। अब कहेगा कि निम्न में से सबसे कम मात्रा में जल किस में प्रवाहित होता है, बताया जा सकता है? सबसे अधिक मात्रा में स्ट्रीम। ये सब नहीं पूछेगा, इसे बहुत हल्का क्वेश्चन हो जाएगा, वो थोड़ा आपको तकलीफ में डालने की कोशिश की जाएगी, है ना बेटा? देखिए, समुद्रों में उत्पन्न होने वाले
समुद्रों में उत्पन्न होने वाले समुद्री धाराओं के प्रवाह के कारण। या समुद्री धाराओं के समुद्र में उत्पन्न होने वाले समुद्री धाराओं के कारण। ठीक है बेटा, तो कारण भी लिखेंगे और थोड़ा थोड़ा उसको डिफाइन भी करेंगे। तो आज कारणों को एक साथ एडजस्ट करते हैं, है ना, एक उनकी क्रम बनाते हैं और एक एक क्रम पे हम लोग कोशिश करेंगे कि चर्चा करें। पहला, पृथ्वी की दैनिक गति। पहला क्या बेटा? पृथ्वी की दैनिक गति। दूसरा, सागर के तल पे चलने वाले अस्थाई पवन। तीसरा, सागर के जल के तापमान का अंतर। सागर के जल के तापमान का क्या बेटा? अंतर। ठीक है। चौथा, सागर के तल पे होने वाला वाष्पीकरण। सागर के तल पे होने वाला क्या बेटा? वाष्पीकरण, वेपराइजेशन। चौथा, सागर के तल पे वायुदाब का अंतर। सागर के तल पे वायुदाब का अंतर। अगला, सागर के खारेपन में अंतर, सैलिनिटी में अंतर। कैठो हुआ? सातवां, धरातल का भौगोलिक स्वरूप। धरातल का क्या बेटा? भौगोलिक स्वरूप। ये मोटे मोटे बेटा फैक्टर हैं जो कुल मिला जुला के क्या करते हैं बेटा? सागर के जल को प्रेरित करते हैं कि चैन से रहना नहीं है, इधर सुधर भागने दौड़ते रहना है। क्लियर है? एक बात अपने दिमाग में बैठाइए कि समुद्री धाराओं का धरती के क्लाइमेट पे बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत ही बिग इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर है बेटा? हाँ, एक चीज दिमाग में रखना कि जितनी भी समुद्री धाराएं हैं सागर में जो चलती हैं उनको दो श्रेणियों में बांटा जाता है। एक को कहते हैं गर्म समुद्री धाराएं और एक को कहते हैं ठंडी समुद्री। एक नोट बना के पहले इसको डिफाइन कर लो, फिर एक एक की बारी बारी से चर्चा करते हैं। एक नोट बना लें, लिखें। समुद्री धाराओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है, अनिवार्य रूप से उनको दो भागों में बांटा ही जाता है। समुद्री धाराओं को कितने बेटा? दो भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है बेटा? पहला, हॉट करंट, गर्म समुद्री धाराएं। दूसरा, कोल्ड करंट, मतलब ठंडी समुद्री धारा। तो थोड़ा बात तो करेंगे इस पर भी बेटा, ऐसे ही थोड़ी होगा। गर्म समुद्री धारा माने
हम सुन नहीं पा रहे हैं, कुछ बोलिए। जिसका पानी गर्म हो, अरे बड़ा सिंपल है। गर्म समुद्री धारा माने वो कि ऐसी समुद्री धारा जिसका पानी गर्म हो, और ठंडी समुद्री धारा माने वो जिसका पानी ठंडा हो। अरे यही ना मतलब है, बोल नहीं रहे हो? हाँ यही कभी कभी तो साधारण चीजों पे घबरा जाते हो आप, ये कुछ बवाल नहीं ना है इसमें, नहीं कोई बवाल नहीं है, दिस इज वेरी सिंपल। लेकिन एक बवाल तो है कि कितने टेम्परेचर को गर्म कहेंगे और कितने टेम्परेचर को ठंडा कहेंगे। ये तो होगा ना बेटा, कोई ना कोई एक लाइन ऑफ डिमार्केशन होगा कि आखिरकार गर्म और ठंडा कितने टेम्परेचर को बोलेंगे। तो कोई टेम्परेचर की डिमार्केशन नहीं है, ये एक सापेक्षिक शब्द है। मैं लगता है शुरू से आपसे बोल रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये कोई गर्म नहीं होता, कोई ठंडा नहीं होता, कोई टेम्परेचर गर्म टेम्परेचर नहीं है, कोई टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि जिस इलाके में समुद्री धारा बह रही है उस इलाके के टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर कितना है। बोल नहीं रहे? अब ये लिटरली संभव हो सकता है कि 10 डिग्री सेल्सियस के सागर का पानी गर्म समुद्री धारा कहलाए, और लिटरली ये भी हो सकता है कि 15 डिग्री सेल्सियस की समुद्री धारा ठंडी कहलाए। क्योंकि ठंडी और गर्म कोई एब्सोल्यूट फेनोमेना नहीं है बेटा। ये फेनोमेना सिर्फ इतनी सी है कि अगर ठंडे, मान लो कि पोलर रीजन में, ध्रुवीय क्षेत्रों में जहां साल भर बर्फ जमी हुई है, वहां अगर 7 डिग्री सेल्सियस का भी समुद्र का जल पहुंच रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? गर्म समुद्री धारा बोलेंगे, क्योंकि वहां टेम्परेचर माइनस में है। और उस माइनस टेम्परेचर में अगर 7 डिग्री सेल्सियस का पानी पहुंच रहा है तो उसको क्या हम लोग बोलेंगे बेटा? गर्म बोलेंगे। विषुवतीय क्षेत्रों में, इक्वेटोरियल रीजन में, जहां टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत अधिक है, वहां तो 15 डिग्री सेल्सियस का पानी भी ठंडा कहलाएगा, आया ना? तो एक बात दिमाग में रखिए, कोई ठंडी और कोई गर्म समुद्री धारा नहीं होती। वो जिस इलाके में जा रही है उस इलाके के टेम्परेचर से उसके टेम्परेचर में किस प्रकार का अंतर है, उसी के हिसाब से उसको गर्म या ठंडी कह देंगे। गर्म और ठंडी कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं है। तो थोड़ा एक लाइन डिफाइन कर लो बेटा, लिखे, कोई भी समुद्री धारा गर्म अथवा ठंडी तापमान के आधार पर नहीं कहलाती है। कोई भी समुद्री धारा गर्म अथवा ठंडी किस आधार पर बेटा? तापमान के आधार पर नहीं कहलाती, वरन सापेक्षिक रूप से वरन क्या बेटा? सापेक्षिक। सापेक्षिक माने रिलेटिव, तुलना में, ब्रैकेट में लिखें, तुलना में। यानी सापेक्षिक रूप से कोई समुद्री धारा गर्म अथवा ठंडी समुद्री धारा कहलाती है। सेंटेंस पूरा करिए, तुलना में करके ब्रैकेट क्लोज करिए, और जो लिख रहे थे उसके आगे लिखते चलिए। सापेक्षिक आधार पे कोई समुद्री धारा गर्म अथवा ठंडी समुद्री धारा कहलाती है। क्लियर है बेटा? तो अब टेम्परेचर के जाल में मत फंसिएगा। जैसे अगर वो कहे कि 20 डिग्री सेल्सियस के समुद्र के जल के अगर कोई समुद्री धारा प्रवाहित हो रही है तो उसे गर्म या ठंडी क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, बस आप ये बताओ कि जा किधर रही है, एरिया कैसा है। अगर वो उस एरिया का टेम्परेचर 5 डिग्री है तो 20 डिग्री वाली गर्म कहलाएगी। अगर उस इलाके में जा रही है जहां टेम्परेचर 40 डिग्री है तो 20 डिग्री वाली ठंडी। एक दिन आपको बताया था, आप ध्यान नहीं देते हो बेटा। मैंने कहा था ना, हैंडपंप का पानी ना गर्म होता है ना ठंडा होता है, लेकिन सापेक्षिक रूप से वो हमें गर्म और ठंडा प्रतीत होता है। गर्मियों में ठंडा प्रतीत होता है, बोल नहीं रहे हैं। जाड़े में गर्म प्रतीत होता है, तो गर्म ठंडा वो नहीं होता।
तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रहता है। अब यह है कि बाहर अगर 45 डिग्री हो जाएगा तो 20 डिग्री आपको ठंडा ही लगेगा, बाहर 5 डिग्री हो जाएगा तो 20 डिग्री आपको गर्म लगेगा। तो गर्म ठंडा क्या है? कुछ नहीं है, देखने का नजरिया है। एक्चुअल में जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये फिजिक्स का मामला है, और आइंस्टाइन तो अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझाने में। तो समझ ही गए, फार्मूला भी दिया है, आप पढ़ते हैं हायर एजुकेशन में, सापेक्षिकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन दिए, तो उन्होंने बताया कि हाँ सब कुछ सापेक्षिक है। नहीं है? सुंदर, असुंदर, काला, गोरा, लंबा, नाटा, ठंडा, गरम, अमीर, गरीब, हर कुछ सापेक्षिक शब्द है। अगर कोई अमीर नहीं होगा तो कोई गरीब नहीं हो सकता, और अगर कोई गरीब नहीं होगा तो कोई अमीर नहीं हो सकता। कोई असुंदर नहीं होगा तो कोई सुंदर नहीं हो सकता, कोई छोटा नहीं होगा तो कोई लंबा नहीं हो सकता, कोई गोरा नहीं होगा तो कोई काला नहीं हो सकता, और कोई काला नहीं होगा तो ये क्या है बेटा? एवरीथिंग इज रिलेटिव टर्म। तो थोड़ा सा आइंस्टाइन के बारे में सुन लो। वो अपने स्टूडेंट को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ा रहे थे। तो आइंस्टाइन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे लेकिन बहुत बुरे टीचर थे, है ना, क्योंकि वो अपनी बात अच्छे से कह नहीं पाते थे। तो बड़ा परेशान हो गए कि यार हम अपनी बात बता ही नहीं पाते हैं बच्चों को, वो समझा नहीं पाते। ये भी सापेक्षिक है, समझाना न समझाना भी सापेक्षिक है। कोई और अच्छे से समझाता है, कोई उसे थोड़ा खराब समझाता है, तो क्या है ये? सापेक्षिक ही तो है। तो उसने एक बहुत सुंदर उदाहरण बताया और कहा कि ऐसे बताना तो समझ में आएगा। क्लियर है? तो उसने बता दिया कि घड़ी हमेशा एक बराबर स्पीड से चलती है, अगर बिगड़ी नहीं है तो। एक नॉर्मल अगर घड़ी है वो एक बराबर स्पीड से चलती है, लेकिन जिंदगी के अलग अलग कालखंड में अलग अलग समय में हमको घड़ियां तेज और धीमी चलती हुई महसूस होती है। बोल नहीं रहे? 10 मिनट का समय बचा है, कोचिंग में आना है, अब तेज चलेगी, है ना? किसी का वेट करना है, किसी का इंतजार करना है, और आपको अब समय थोड़ा बिताना है, समय नहीं बीतेगा। तो समय तो भैया जी जिस स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड से चल रहा है, बस आपके देखने का नजरिया बदलता है और घड़ी की चाल बदल जाती है। वनडे एग्जामिनेशन में घड़ी बहुत तेज चलती है, महसूस किया होगा, है ना? 2 घंटे तो लगता है यार अभी तो बैठे, बताओ 2 घंटा हो गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बेटा। चलो बारी बारी से बेटा शुरुआत करते हैं। पहली हेडिंग बना लो, कुछ बात करते हैं। जितनी लिस्ट में नाम है ना बेटा, हम सबका करेंगे पोस्टमार्टम, है ना, बहुत डिटेल में जाएंगे। अभी हम लोग सागर के खारेपन पे बात करेंगे तो सागर के खारेपन का सब पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि वहीं निपटाएंगे, फिर अलग से हेडिंग नहीं बनाएंगे। सागर के जल में खारापन होता है, सैलिनिटी होती है, उसको कैसे नापते हैं, क्या तरीका है, आइसोहेलाइन क्या है, हम सब डिटेल खत्म करके ही आगे बढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग बना लो बेटा। क्या है बेटा? पृथ्वी की दैनिक गति। तो आज थोड़ा समझेंगे, कल से लिखेंगे। आज थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मैप पे नजर रखिए, मैप बड़ा जरूरी होगा। एक चीज बताओ, जैसे ये पूरी पृथ्वी है बेटा, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। ये पृथ्वी घूम रही है अपनी एक्सिस पर, हाँ या ना? अगर हम मान लें कि एक पृथ्वी की ये एक्सिस है, वो एक्सिस दिखती नहीं है बट है जरूर, क्योंकि अगर वो घूम रही है तो कोई ना कोई एक्सिस तो होगी। जैसे एक लट्टू गोल गोल घूम रहा है, तो आपको दिखे चाहे ना दिखे बट देयर इज एक्सिस। आपकी साइकिल का पहिया घूम रहा है,
उसका एक्सिस दिखता है, रॉड लगी हुई है उसकी एक्सिस दिखती है। तो अगर कोई गोल गोल घूम रहा है तो उसकी एक्सिस तो जरूर है, चाहे आपको दिखे और चाहे ना दिखे। बस एक बात महसूस करो कि पृथ्वी घूम रही है ऑन दैट डायरेक्शन, या यहां से दिखाओ तो कुछ इस तरह से घूम रही है। तब जब ये नॉर्थ है, साउथ है, और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। अब इसमें भी बड़े खतरनाक ढंग से देख रहे हो आप लोग, समझ नहीं पा रहे हैं। सहमत है ना? ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो सब कुछ घूम रहा है। आप भी घूम रहे हो, हम भी घूम रहे हैं, पूरी क्लास ही घूम रही है। ये फैन वैन सब घूम रहा है। कोई छूट गया क्या पीछे? नहीं, सब घूम रहे हैं। उधर देखो, महाद्वीप भी घूम रहे हैं, द्वीप भी घूम रहा है, पेड़ पौधे भी घूम रहे हैं, नदियां भी घूम रही हैं, सागर भी घूम रहा है। हाँ या ना? अब एक चीज बताइए कि पेड़ तो घूमेगा, घर भी घूमेगा, स्थल भाग भी घूमेगा, क्योंकि भौतिक रूप से ये अटैच हैं, जुड़े हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि पानी भी उतनी स्पीड से घूम पाएगा? क्योंकि पानी का नेचर थोड़ा इलास्टिक है। हाँ, अगर वो सारा पानी बर्फ बन जाए तब तो ठीक से घूमेगा, लेकिन वो सारा का सारा पानी लिक्विड फॉर्मेट में है ना बेटा। तो अब धरती जब घूमेगी तेजी से, तो पानी भी कोशिश करेगा तेजी से घूमने की, लेकिन जाहिर सी बात है वो थोड़ा पिछड़ जरूर जाएगा, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्मेट में है। और धरती की सबसे भयानक जो गति होती है वो विषुवत रेखा पे होती है, तो पानी की गति भी भयानक होगी विषुवत रेखा पे। अब पानी बेचारा पिछड़ने लगता है। स्थल तो तेजी से घूमता है, पानी भी देखो। पिछड़ने का अर्थ नहीं समझ पा रहे हो। पिछड़ने का अर्थ यह नहीं है कि वो नहीं घूम रहा है। ऐसे समझो जैसे एक बाइक से आप जा रहे हो और अचानक आपकी स्पीड 60-70 किलोमीटर है, और अचानक एक नई उम्र का लड़का अपाचे लेके आपके बगल से एकदम फर्राटे हुए निकलता है, तो वो भी उधर ही जा रहा है जिधर आप जा रहे हो, लेकिन उस अपाचे के पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है जो पलट पलट के देखता है आपको, है ना? और उसको हर क्षण महसूस हो रहा है कि आप उससे दूर हो रहे हैं। नहीं, हर क्षण हर पल उसे महसूस होगा कि आप उसके पीछे जा रहे हो। कोई पीछे नहीं जा रहा है, दोनों आगे जा रहे हैं। बस एक तेज आगे जा रहा है, उसकी तुलना में आप पीछे जाते हुए प्रतीत हो रहे हो। हर क्षण हर पल आप उसके सापेक्ष पीछे हट रहे हो। हट थोड़ी रहे हो, आप भी जा रहे हो। बस यही मामला इधर हो जाता है। पानी भी चलता है, स्थल भी घूमता है। पानी अपनी औकात भर घूमने की कोशिश करता है, स्थल तेजी से घूमने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्थलों से ऐसा प्रतीत होता है कि पानी पीछे जा रहा है। बोल नहीं रहे हो? और पानी पीछे नहीं जाता। हाँ, स्थल तेज घूम रहे होते हैं, इसलिए सारा पानी लगता है इस तरफ जा रहा है। इधर पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है, और रही सही कसर पूर्वा कौन पूरा करती है। वो कहती उधर ही चल रहे हो, कहते हैं हाँ चलो हम भी चलते हैं, तो और घसीट घसीट के इनको इधर लेके चली जाती है। और सागर के लेवल का भयानक डिफरेंस उत्पन्न होता है, और ये डिफरेंस इक्वेटोर पे एकदम साफ साफ दिखता है। और पानी की परेशानी यह है कि पानी अनइक्वल लेवल पे रुक नहीं सकता, स्टेबल होगा नहीं। वो हमेशा अपने लेवल को मेंटेन करेगा, और पानी कहीं ना कहीं से जगह बना के वापस जरूर भागेगा, ताकि लेवल को मेंटेन कर सके। और चूंकि ये गड़बड़ी निरंतर होती रहती है, पानी के लेवल को बिगाड़ा जाता है, और पानी अपने इस लेवल को हमेशा मेंटेन करता रहता है। पहली हलचल तो यही से शुरू हो जाती है। इसके बाद सब धीरे 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 अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। एक चीज बताओ, पृथ्वी सबसे अधिक गति से तो विषुवत रेखा पे ही घूमती है। अभी बार बार हम नहीं बताएंगे आपको, हो गया एक बार। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या क्या मैंने सब समझा दिया।
तो मुझे लगता है कि थोड़ा वाणिज्य पवन भी और धरती की दैनिक गति के कारण ये सारा पानी किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। बोल नहीं रहे, आ रहा होगा ना बेटा इस तरफ, और यहाँ स्थल है, कोई ना कोई महाद्वीप जरूर होगा। अब पानी क्या करेगा कि महाद्वीप के ऊपर चढ़ के उस पार निकल जाएगा, नहलाते धुलाते उस पार चला जाएगा, बाढ़ बाढ़ लाते नहीं। अब वो इसी के किनारे आके इकट्ठा होने लगेगा। क्लियर है? इस तरफ से इस तरफ आके इकट्ठा होने लगेगा और लेवल पानी का बढ़ने लगता। किस तरफ? पश्चिम की तरफ। और डेफिनेटली ठीक विषुवत रेखा पे स्पीड तो सबसे अधिक होगी। इसकी और इसकी स्पीड तो भले थोड़ी कम हो जो इधर की ओर आ रहा है, लेकिन विषुवत रेखा पे स्पीड तो पानी की इनकी और इनकी तुलना में थोड़ा ज्यादा तो होगी, और सारा पानी इसी से फिर वापस भागेगा ही भाई। लेवल अगर मेंटेन हो गया तो जहां जगह पाएगा वहीं से भागेगा। इसीलिए बिना नागा किए हुए हर सागर में उत्तरी विश्वती धारा, दक्षिणी विश्वती धारा और विश्वती प्रतिधारा मौजूद होती है। क्लियर बेटा? अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, मामला बड़ा खतरनाक है। तो मैं आपसे ये उम्मीद जरूर करूंगा कि घर पे जाके किताब उताब खोल के थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश करिएगा। कल हम विस्तार से बात करके आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज बेटा यही था।